हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद दीदी। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। आपके यूपी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर, जिनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यह कथन किसके द्वारा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति क्या है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो ये कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्रयास और बहुल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। मोस्ट इंपोर्टेंट, थॉर्नडाइक एग्जाम में आपके पूछा जाता है। और थॉर्नडाइक को उनके प्रभाव के नियम के लिए जाना जाता है। कौन से प्रभाव के नियम? उनके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इसलिए थॉर्नडाइक की थ्योरी को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है आपको। नेक्स्ट है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन हर लोग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में एबिंगहॉस की डेफिनेशन हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशील, क्रिएटिविटी के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को क्या रखना चाहिए? अपने स्टूडेंट्स को कार्य केंद्रित और लक्ष्य पर केंद्रित स्टूडेंट्स को होना चाहिए। तभी बच्चे आप जो है क्रिएटिविटी या सृजनात्मकशीलता वो बच्चे होंगे। नेक्स्ट है सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक से सीखने का जो सिद्धांत है, केवल अवलोकन से बच्चे सीखते हैं, व्यवहार पर निर्भर है। तो ये सिद्धांत सीखने का किस पर है? व्यवहारात्मक सिद्धांत पर ये आधारित है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? सृजनवादी उपागम। सृजनवादी उपागम जो है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे अच्छा उपागम इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है किससे? नैतिकता का होना। मनुष्य के जीवन में नैतिकता का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रोक ने 20वीं शताब्दी को क्या कहा है? बालक की सदी इसको कहा है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माना जाता है। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? रॉस ने। इंपोर्टेंट लगा लीजिए फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। आपके यूपी टेट में आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनको जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा शिशु खेलने और अन्य वस्तुओं को लेकर उनके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? छोटा बच्चा जब खिलौनों से, वस्तुओं से, अपने टॉयज से खेलता है तो भावों को अलग करके किस तो बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति आती है। ठीक है, चलिए। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का संबंध किससे होता है? अतिरिक्त शक्ति का संबंध किससे है? खेल से। अतिरिक्त शक्ति का संबंध किससे है? खेल से। और खेल सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो किसको माना गया है? खेल सिद्धांत के जन्मदाता किसको माना गया है? फ्रोबेल को। ठीक है, खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? जो बच्चे के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, बच्चे का विकास डेवलप होता है, तो वो खेल का मैदान। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। किंडरगार्टन पर विधि के जनक कौन माने जाते हैं? किंडरगार्टन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल। फ्रोबेल को किंडरगार्टन विधि का जनक माना गया है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि। आगमन विधि, इसको आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, ऐसे आगमन और ऐसे अच्छी विधि। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद रूल बताया जाता है। ये विशिष्ट सामान्य की ओर जो आपका शिक्षण सिद्धांत है उसमें आगमन विधि का यूज होता है। इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। बच्चे को हम पहले एग्जाम्पल देंगे कि एक पेन को ऊपर फेंका,
फिर वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे बल लग रहा है। तो ये बल कौन लगा रहा है? ये बल पृथ्वी लगा रही है। बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम सबसे पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं, उसके बाद में हम बच्चे को नियम समझाते हैं। हमने सबसे पहले बच्चे को क्या दिखाया? पेन ऊपर फेंका, उसके बाद वो देखा पेन नीचे आ रहा है, तो हम बच्चे को बताएंगे ये पेन नीचे क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी बल लगा रही है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस तरीके से पहले एग्जाम्पल और उसके बाद नियम। इसमें क्या होता है कि बच्चों ज्ञान जो होता है बच्चों के अंदर से निकलता है। तो आगमन विधि इसलिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। साइंस में, मैथ में आगमन विधि का यूज किया जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी आगमन विधि और निगमन विधि जो एग्जाम में पूछी जाती है, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और बोलो किस पर? प्रदर्शन विधि पर। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और उदाहरण बाद में उदाहरण दिया जाता है? तो निगमन विधि में क्या होता है? पहले न से निगमन और न से नियम। इस ट्रिक से आप इसको याद रखना। ऐसे आगमन और ऐसे अच्छी विधि आपसे पूछा जाए, अच्छी विधि आगमन विधि होगी, और जिसमें पहले नियम बताया जाता है और उदाहरण बाद में, तो न से नियम और न से निगमन। तो आगमन करके आप इसमें निगमन विधि आंसर दे सकते हैं। उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर निगमन विधि नहीं, ये गलत होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होती है वो आपकी आगमन विधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि से पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि सॉरी ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? एक कक्षा में एक टीचर पर 40 बच्चे होने चाहिए। मिनिमम 130 का रेशो। कम से कम 30 बच्चों पर एक टीचर और मैक्सिमम 40 बच्चों पर एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? ये आया था आरटीई 2009। आरटीई 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा, इंपोर्टेंट है, 1903 में। थॉर्नडाइक सबसे पहले मनोविज्ञान की जिन्होंने पुस्तक लिखी थी 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 और लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 को। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जो नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। स्किनर, पावलोव, वाटसन और थॉर्नडाइक कौन थे? ये सभी व्यवहारवादी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोहलर संज्ञानवादी थे। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किए? कोहलर ने सुल्तान नाम की चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था? सुल्तान पर किया था। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत का पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। और इसको पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर? कुत्ते पर। इसको अन्य नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इनके नाम भी पूछ ले जाते हैं आपसे अलग अलग। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जाना जाता है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को जाना जाता है। पावलोव का था और इन्होंने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किसका है? गुणनफल का है। जीवन का सबसे कठिन काल किसको माना गया है? जीवन का सबसे कठिन काल किसको माना गया है? किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है।
पूर्व किशोर अवस्था जो कि 11 से 13 वर्ष मानी गई है, मध्य किशोर अवस्था जो कि 13 से 17 वर्ष मानी गई है, और उत्तर किशोर अवस्था जिसको 17 से 21 वर्ष माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केवल एक और न होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत क्या है? वर्तुलाकार का सिद्धांत होता है। विकास एक दिशा में ना होकर चारों दिशाओं में बच्चे का विकास होता है। ठीक है, दृश्य एवं भाषा के उपकरण की अवस्था कौन सी मानी गई है? किशोर अवस्था को, जिसमें बच्चे अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो आपने पढ़ा होगा ए, ई, उ, इनका अपना कोई स्वतंत्र, अलग रखने पर इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, तो ये क्या होती हैं? वो स्वनिम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्वर होते हैं। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर ने इस चीज़ को कहा है। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, इसको कहा जाता है। बच्चा दूसरों के व्यवहार से सीखता है। जैसे जैसे हमारे घर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे सामाजिक अधिगम से सबसे पहले सीखते हैं। जैसे बड़े घर में व्यवहार करेंगे उसी तरीके से बच्चे भी व्यवहार करेंगे और सबसे पहले बच्चे सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालयों के बालक के लिए किसे बेहतर माना जाता है? प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए किसको बेहतर माना जाता है? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जो बच्चे को अगर आप खेल खेल में शिक्षा देंगे, बच्चे खेल के खुद स्वयं अनुभव करके सीखेंगे, तो वो शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा उसको माना गया है। मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण का मानव का विकास जो है दोनों के योगदान का परिणाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फ्रेंड इंपोर्टेंट है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थियों के साथ अगर हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना। वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा और विचार अलग अलग हैं। वाइगोस्की ने क्या कहा है कि भाषा और विचार अलग हैं, जबकि पियाजे ने कहा है कि भाषा, लैंग्वेज जो होती है वो विचार पर आधारित होती है। जो हमारे मन में विचार आते हैं वही हम भाषा बोलते हैं। लेकिन वाइगोस्की का कहना है कि भाषा जो हमारी लैंग्वेज है और जो हमारे विचार है वो अलग अलग हैं। इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है भाषा और विचार अलग अलग हैं। किसने कहा? वाइगोस्की ने। और भाषा विचार पर आधारित है, किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। ठीक है, परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। स्कूल औपचारिक शिक्षा का और परिवार अनौपचारिक शिक्षा का, जहाँ से हम कैसे भी सीख सकते हैं। हमको सिखाया नहीं जाता है, अपने आप ही बच्चा सीख लेता है। या हम भी जो समाज से, आसपास से, वातावरण, अपने पड़ोस से जो चीज़ हम सीखते हैं वो सब क्या है? वो एक अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण होता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया था। और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि खेल विधि की रचना किसने की? खेल विधि की रचना, तो आंसर होगा कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक ने खेल विधि की रचना की थी। प्लेवे इनकी पुस्तक थी। प्लेवे पुस्तक के राइटर कौन थे? कॉल्डवेल कुक। और इन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लिश सिखाने के लिए लिखी थी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपसे अगर खेल विधि की रचना पूछी जाए तो आंसर होगा कॉल्डवेल कुक। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रोबेल जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, खेल पद्धति का विकास किसने किया है, तो फ्रोबेल आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स। जीन्स जो होते हैं आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का जो अभाव होता है वो किस आयु तक माना जाता है? तो 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अनुकरण से सीखता है, कार्टून देखकर सीखता है, बच्चा अभिनय से, रोल प्ले के द्वारा सीखता है, वस्तुओं को पहचानने में विभेद करने लगता है, रोल प्ले करता है, दूसरों की तरह से बच्चा करके देखता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं मम्मी पापा बनकर खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि आप मम्मी बन गए, वो पापा बन गए, या कार्टून को देखकर बच्चा उसी तरीके से जो अनुकरण करता है, या कार्टून देखकर जो आपके डोरेमोन की तरह और जो आप जितने भी आपके कार्टून आते हैं, मोटू पतलू, तो इन सब को देखकर जो बच्चा रोल प्ले करता है, इन चीज़ों से सीखता है सुपरमैन की तरह। तो ये सब आपके 2 से 7
की अवस्था में आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपके हर साल यूपी टेट में क्वेश्चन बनता है, तो जीन पियाजे को अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी में बच्चे का तार्किकता का अभाव होता है। बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कब करता है? 7 से 11 की जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बच्चे में तार्किकता का अभाव कब होता है, जो बच्चा सोच नहीं पाता या बच्चा अनुकरण से सीखता है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा किससे? अनुकरण से सीखता है, रोल प्ले से सीखता है, और 7 से 11 में बच्चा तार्किक अनुभव करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? क्रो एंड क्रो के द्वारा। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। कौन सी अवस्था होती है? मूर्त, ये आप मूर्त कीजिएगा इसको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। 7 से 11, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। बच्चे के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका होता है? खेल का। खेल का सामाजिक विकास, बच्चा जहाँ सबसे अधिक सीखता है, खेल का विकास सबसे महत्व होता है। बाल्यावस्था का समय कब होता है? बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था का समय माना गया है। समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? हरलोक ने कहा है कि जो समान स्तर के बालक बालिका होते हैं, एक ही एज के बच्चे होते हैं, उनका बौद्धिक विकास अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, हरलोक ने विकास की प्रक्रिया को 5 भागों में विभक्त किया है। यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जाता है कि हरलोक ने विकास जो होता है, बच्चे का विकास गर्भावस्था में, नवजात अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में जो होता है, वो इसको इन्होंने 5 भागों में इसको विभक्त किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसको माना गया है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? 1900 ईस्वी में मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है। अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है उत्तेजना। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है। संवेग की उत्पत्ति किससे हुई है? मूल प्रवृत्तियों से मानी गई है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्टवादी एक जर्मनी विद्वानों का समूह है और इसमें कोहलर, कॉफका और वर्दीमर को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय सिद्धांत को आप यहाँ देखते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसको क्षेत्रीय सिद्धांत या तल रूप का सिद्धांत। किसके द्वारा? तल रूप भी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्षेत्रीय सिद्धांत और तल रूप का सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? जो दांत टूट जाते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सबसे शुरू में जो दांत निकलते हैं, 20 दांत निकलते हैं। अधिगम अंतरण, लर्निंग ट्रांसफर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अंतरण, जिसमें हम कुछ सीखते हैं वो हमारा सीखा हुआ किसी दूसरी चीज़ में काम आता है। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप स्कूटर, बाइक आसानी से सीख सकते हैं। ऋणात्मक अधिगम होता है कि हमारा सीखा हुआ, अगर आप खाना बनाना सीखते हैं तो वो आपके किसी और में, आपके जो आप साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई और चीज़ सीखते हैं तो उसमें वो चीज़ आपका जो पहला सीखा हुआ है वो किसी दूसरे सीखे हुए में काम नहीं आएगा, वो होगा आपका ऋणात्मक या बाधा डालता है। शून्य अंतरण, जो अलग अलग सीखा हुआ, पहला सीखा किसी दूसरे में काम नहीं आएगा, वो होगा आपका शून्य। और ऋणात्मक अंतरण होगा पहला सीखा हुआ आपके दूसरे सीखे हुए में आपको बाधा उत्पन्न करता है, वो होगा आपका ऋणात्मक अंतरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। जितने भी संबंधी विकार हैं जो आपके यूपी टेट में जहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन सब का वीडियो आज मैं इस पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक, जहाँ बच्चा कल्पना करना सीख जाता है, काल्पनिक रूप से सोचना शुरू करता है। भूख और प्यास क्या है? अर्जित प्रेरक हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी, जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, अंतर्मुखी आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं, वो किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने। पावलोव कौन थे? व्यवहारवादी थे और इन्होंने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किया गया, क्यों? गरीब बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं जो
बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ आपने देखा होगा बच्चे इंटेलिजेंट है या वो किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, आर्थिक कमी की वजह से बच्चे स्कूल में उन्हें शिक्षा का अभाव न हो, इसी वजह से ये नवोदय जो विद्यालय हैं इन बच्चों के लिए खोला गया है। केवल प्राइमरी के बच्चे ही एग्जाम टेस्ट पास करके नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल का बच्चा नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता है। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा, अंधा, सृजनशील और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक सभी आते हैं, न कि विशिष्ट बालकों में केवल प्रतिभाशाली बच्चों को। आप सोचते हैं कि विशिष्ट बालक वो होगा जो प्रतिभाशाली होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। विशिष्ट बालकों में सभी बच्चे आते हैं, चाहे वो गूंगा हो, बहरा हो या संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो। ठीक है, तो सभी बच्चों को किसमें, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इनको लिया गया है। सृजनशील बालक का IQ कितना होता है? 120 से अधिक। सृजनशील क्रिएटिव बच्चे का IQ 120 से अधिक होता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। कथन किसका है? स्नेडले हॉल का है। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? विकास प्रसव पूर्व अवस्था से, गर्भावस्था से। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अभिमन्यु थे, उन्होंने अपनी माता के पेट से ही सीखना शुरू किया था, प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चे का विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में सबसे अधिक मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो क्या मानी जाती है? संवेदी गतिक अवस्था, या इसको हम कहते हैं इंद्रिय जनित। इंद्रिय जनित, छोटा बच्चा होता है अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, इसलिए से हम इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। संवेदी गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चे में 2 योग्यताएं विकसित होती हैं। क्या? बच्चे में चीज़ों में बदलाव, स्थान में बदलाव, बच्चा सीख जाता है। वस्तु स्थायित होती है, या बच्चा जो अजनबी को, किसी अजनबी को देखकर बच्चा छिप जाता है। 2 साल का बच्चा आपने देखा कि छोटा बच्चा किसी अजनबी के साथ नहीं बैठता, बात नहीं करता, लेकिन बट सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो बाहर किसी से भी घुल मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे आपने जो छोटे छोटे होते हैं वो किसी से जल्दी से घुल मिल नहीं पाते। तो ये अजनबी दुश्चिंता और एक वस्तु स्थायित्व, जिसमें कहते हैं कि 2 साल से ऊपर के बच्चे में समझ आ जाती है कि वस्तुएं स्थायित्व होती हैं, वो गायब नहीं थी। बच्चे को बहका दिया जाता है कि वो चीज़ कोको ले गई, चिड़िया ले गई, किसी भी चीज़ को छुपाते हैं तो उसमें बच्चे को समझ नहीं होती, तो सोचता है सही में ले गई। लेकिन 2 साल के बाद में बच्चा क्या है, वो समझ जाता है कि चीज़ें गायब नहीं है, कि मम्मा ने या पापा ने कहीं वो चीज़ छिपा दी है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए जो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय से सीखता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा अनुकरण से सीखता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और बच्चे में तार्किक चिंतन का अभाव होता है। और 7 से 11 में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो 7 डेवलप योग्यताएं बच्चे में विकसित होती हैं, वो 7 से 11 की अवस्था में बच्चे में 7 योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्चतम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? सन 2009 में। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है? कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। यदि बुलाए जाने पर छात्र, माता पिता या अभिभावक शिक्षक से मिलने नहीं आते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए।